हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। लास्ट लेक्चर में आपने देख ही लिया है संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही, संविधान कैसे सभी देशों के संविधान से अलग है और कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमें ये समझाते हैं कि संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से अलग है। इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर? अब देखते हैं इसके आगे का फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये वही प्रस्तावना है या ये वही उद्देशिका है जिसे पंडित नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये एक तरह का उद्देश्य प्रस्ताव आपने देखा था, इसे ही उद्देशिका भी कहा गया और इसे ही प्रस्तावना भी कहा गया। अब इसे समझने का प्रमुख कारण यह है कि हम उद्देशिका देखें क्यों हम जाने प्रस्तावना और आखिर इसकी भूमिका है क्या। तो प्रस्तावना या उद्देशिका समझने का मूलभूत कारण यह भी है कि अगर आप कोई चीज़ देखने जाते हो, है ना, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो ये पता चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो खाने पीने का आइटम हो, है ना, आपको पता चल जाता है कितने प्रोटीन है, कितने विटामिन है ना, कितनी कैलोरीज है। और अगर आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो भी आप उसको ट्रायल करके देखते हो। हाँ, ये ऐसा है कि कोरिलेट करना खराब होगा, लेकिन पॉइंट को समझने के लिए अगर आप समझो तो बहुत ही अच्छा है। कैसे? ये ऐसे है कि जो हमारे संविधान की जो किताब है, ठीक है, जो कि रखी हुई है फ्रेम करके बहुत ही अच्छे तरीके से, उस संविधान की किताब के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम डेली लाइफ में अवेयर रहें और अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। क्योंकि हमें जब ये पता होगा कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है इस देश के लिए और देश के द्वारा हमें क्या क्या मिल रहा है, अगर हमें ये सारी चीज़ें अगर एक सामने मिल जाए, दिख जाए, तो हमारा एक जो उद्देश्य है, हमारा जो एक जिज्ञासा है वो और भी बढ़ जाती है कि इसके अंदर क्या है, यानी संविधान की किताब के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं वो हमें जानने के लिए उन सभी कीवर्ड्स को उठा करके इस प्रस्तावना में रखा गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना को समझता है या उद्देशिका को समझने का प्रयास कर भी लेता है तो उसे संविधान का टोटली पर जितना भी फैक्ट है या जितना भी एक सामान्य ज्ञान है वो पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए शायद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है, या फिर ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि ये संविधान का क्या है, एक दर्पण है या एक प्रतिबिंब है जिसमें सारी चीज़ें जो संविधान में वर्णित हैं वो आपको सीधे एक पेज में दिख के मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। पहली बात यह है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये सभी को याद होनी चाहिए। एज ए एस्पिरेंट सभी को याद होना चाहिए, लेकिन जो अपने नॉलेज के लिए देखते हैं अगर उन्हें भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हो यूपीएससी और पीसीएस तो आपको ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका की। तो इस उद्देशिका में जितने भी कीवर्ड्स आपको बोल्ड दिख रहे होंगे उन सभी कीवर्ड्स का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अर्थ है, और वो अर्थ ही अगर हम जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं अवेयर ही होते हैं अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों से। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रमुख मूल तत्व क्या है, ये क्या कहना चाहता है, और इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये पंडित नेहरू जी के द्वारा लाई गई, लेकिन आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें भी रहीं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए। कैसे? 42वां संविधान संशोधन इसके लिए बहुत ही फेमस है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों टर्म 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किए गए? ऐड किए गए। अब इसके जो मुख्य तत्व हैं वो ये क्या है, यानी ये प्रस्तावना क्या कहना चाहता है, जो मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बता दिया कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक तरह का जो हमें बताने का प्रयास कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख शब्द हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। कई बार ये टर्म आपको पीसीएस में अगर आप देखते हो 3 मार्कर क्वेश्चन है ना जो आते हैं, उस पे ये पूछ लिए जाएंगे। दूसरा, जो भी प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है, इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आता है कि इनमें से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। हमें ये पता होता है कि समाजवादी या लोकतंत्र या गणतंत्र में क्या अंतर है, फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में नहीं पता होता, हम उसे कोरिलेट नहीं कर पाते और इसीलिए हम एक एक नंबर मिस कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ है कि भारत क्या है, ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही भारत के ऊपर कोई देश अपनी पावर चला सकता है या शक्ति दिखा सकता है। पहली चीज यही संप्रभुता का पहला फैक्ट है। दूसरा ये है कि भारत अपने जो नियम कानून बनाएगा या कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने पड़ोसी देश या फिर जो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनसे हम पूछें और उनकी राय लें, उसके आधार पर हम अपना डिसीजन लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक संप्रभु राज्य है जो अपनी डिसीजन मेकिंग है वो खुद ही कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप हाल ही में देखे होंगे कि जब 31 अक्टूबर 2019 की बात है ना, जब हमारा जो नया मैप आया था, क्लियर, आई होप मैं क्लियर होंगी इस वाले फैक्ट में, मुझे जहाँ तक क्लियर है, उसमें क्या था कि भारत का जो न्यू मैप आया है उसमें आप देखोगे जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख, ठीक है, दोनों में क्या हुआ था कि जब फाइनली मैप में मेंशन कर दिया गया उसको, तो क्या हुआ, जो हमारा पाक अधिकृत क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान के द्वारा ये दिखाया गया कि इन्होंने क्या कर दिया है, अपने लेवल में उसको दर्शा दिया है। वहीं पे जो नेपाल वाला एरिया है, हमने काला पानी वाले एरिया को भी हमने अपने में दिखाया, हालांकि वो हमारा ही है और हमने उसको मैप में दिखाया, लेकिन नेपाल ने उसमें क्या किया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और बहुत सी ऐसी बातें रही जो करंट इश्यूज़ में चली। हालांकि ये फैक्ट आपको पूछे भी जा सकते हैं करंट इश्यूज़ में, हालांकि 1 साल हो गए, लेकिन ये फैक्ट हमेशा रहेंगे क्योंकि भौगोलिक सीमा से जुड़े हुए जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज़ रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी जानकारी के लिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि काला पानी वाला लेवल कहाँ पे है। आप इसे मैप में जा कर के ज़रूर देखना, और आप ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हो तो आप उससे अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ही हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं इसमें, तो ये बात समझाने का मतलब ये है कि ये संप्रभुता का कंसेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, और इसमें ये भी फैक्ट है, जैसे भारत भले ही 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि ब्रिटेन इसके ऊपर अधिकार जमा सकता है कि हाँ अभी इतने साल तो हमने शासन किया, अब तुम सदस्यता ले लियो तो हम जो कहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। वहीं पे अगर भारत यूनाइटेड नेशन में भी अगर मेंबर है
तो वहाँ भी ये नहीं है कि संप्रभुता हमारी हनन हो रही है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि भारत क्या है, अपने लिए स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने में। जो हमारे मौलिक अधिकार, हमारी जनता के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को सुरक्षित रखे और उनको सहारा दे, हेल्प करे। ठीक है, अब आता है दूसरा टर्म, समाजवादी। समाजवादी शब्द जब हम सुनते हैं तभी हमारे दिमाग में चाइना का ख्याल आ जाता है, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, चाइना का ख्याल नहीं आना है यहाँ पे, क्योंकि चाइना में क्या है, साम्यवादी समाजवाद है। यानी कि जो चीन में होता है वहाँ पे जितने भी उत्पादन या वितरण का जो भी कंसेप्ट है वो पूर्णतः देश का जो राष्ट्र है उसके नाम पे है, यानी राष्ट्रीयकृत है। जो देश का जो प्रधान होगा वो जैसा डिसीजन लेगा उसके आधार पर कार्य होगा, उसी के आधार पर डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट होगा, है ना। ये आम जनता या निजी कंपनियों के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, ये होता है साम्यवादी समाजवाद। लेकिन भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। भारत में जो उत्पादन और जो वितरण है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो भी पूरा कंसेप्ट है वो डेली बेसिस को देख करके, और जो भी निजी कंपनियां हैं, है ना, दोनों के मध्य में सामंजस्य को बना करके ही डिसाइड की जाती हैं आरबीआई के द्वारा, है ना। आप रेपो रेट वगैरह देखते हो तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो यही आप कहने का मतलब ये है कि भारत में क्या है, एक ऐसा समाजवाद है जहाँ पे दोनों यानी पूंजीवाद और समाजवाद मिल करके काम कर पाए, जिसे हमने नाम दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, और इसे ही गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है भारत में समाजवाद की प्रक्रिया, और ये टर्म भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड की गई थी। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम आप देख सकते हो। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि राज्य यानी भारत देश का या भारतीय संविधान का विशेष अपना कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, भारत में जितने भी धर्म हैं वो सभी को सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा, सभी को अपनी पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन भारत का विशेष कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही उसके लिए ऐसा कोई पाबंदी होगा कि ऐसे व्यक्ति हो तभी आप भारत में रह सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टर्म है या बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड है। ठीक है, फिर आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक से तात्पर्य है लोकतंत्र, है ना। तो देखा जाए तो लोकतंत्र को दो तरह से देखा जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली यानी सीधा सीधा, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हो और डायरेक्टली क्या हो, जनता से बोल दिया जाए और जनता हाथ उठा दे कि हाँ हम इस मत पे इतने लोग शामिल हैं और इस मत पे इतने लोग मतलब समर्थन नहीं करते और इतने लोग समर्थन कर रहे हैं। तो मान लो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, जैसा कि स्विट्जरलैंड में देखा जाता है वो लोकतंत्री, लेकिन वो कहाँ पे कैसा है, प्रत्यक्ष है। अब अगर बात करते हैं अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष वाला जो लोकतंत्र देखा जाता है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो अमेरिका और इंडिया का। ठीक है, तो अगर इंडिया में देखते हैं तो इसमें दो तरह से, एक होता है संसदीय और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। जैसे कि अगर हम संसदीय व्यवस्था में देखते हैं तो यहाँ भी निर्वाचन होता है ना। और अगर राष्ट्रपति का देखते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो देश का राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, लेकिन किसके द्वारा, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पूरी की पूरी पावर होती है ना, यानी कि जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, वो पूर्णतः विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है ना, पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है विधायिका के प्रति। तो ये बहुत ही छोटा अंतर है, और यही अंतर हमें लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर करने से थोड़ा सा लगता है कि यार गणतंत्र में ये रखें या लोकतंत्र में। तो ये छोटा सा फैक्ट है कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पे क्या हो,
जो प्रतिनिधि होता है वो आम जनता के द्वारा ही चुना जाता है, और यहाँ पे जो विधायिका के प्रति पूरी की पूरी कार्यपालिका क्या होती है, जवाबदेह होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गणतंत्र को। तो गणतंत्र और लोकतंत्र को समझने में अंतर रखिएगा, है ना। गणतंत्र का मतलब क्या है, तो जो लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था है, लोकतंत्र के अंदर की ही बात हो रही है। ठीक है, लोकतंत्र की जो राज्य व्यवस्था है इसे हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है जो राजशाही, दूसरा है गणतंत्र। राजशाही से तात्पर्य है कि जहाँ पे जो राजा बनेगा, यानी जो देश का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, वो क्या होगा, एक उत्तराधिकारी के लेवल पे आता जाएगा। यानी कि अगर कोई राजा बन गया है तो जब वो राजा का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसके आने वाले टाइम पे उसका बेटा या बेटी जो भी होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा, जैसा कि आप ब्रिटेन में देखते हो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे राजशाही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है या जो देश का राज्य का प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है ना। और वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है, देश की जनता के द्वारा। यहाँ पे उत्तराधिकारी का सिस्टम नहीं है, और यही जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है गणतंत्र की। तो अगर आप दोनों में कोरिलेट करो तो देखो, लोकतंत्र में अंतर ये है कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्रतिनिधि की जो क्षमता होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा तो चुनी ही जाती है ना, एक तरह की जवाबदेहिता का कार्य करती है। और दूसरा ये है कि गणतंत्र की अगर आप भूमिका देखते हो तो यहाँ पे कोई भी उत्तराधिकारी का सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे जो देश का प्रमुख प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा, और देखा जाए तो पूरी की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो आम जनता के हाथों में होती हैं। कैसे कि अगर आप ये समझो कि निर्वाचित होगा तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो अगर सरकार ने कुछ ऐसा गलत भी किया है तो आने वाले जो इलेक्शन में आम जनता क्या करेगी, उसे सत्ता से गिरा देगी, और आने वाले टाइम पे जो उसको सही होगा उसको बैठा सकती है। तो देखा जाए तो जो मुख्य पावर है, जो पूरा का पूरा पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। तो ये व्यवस्था कहलाती है हमारी गणतंत्र। क्लियर। अब बात आती है न्याय की। तो न्याय आप देखते हो कि जब संविधान की प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो क्या क्या लिखा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय की बात करता है हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है। तो न्याय पे हम देखते हैं क्या कहता है कि जो सामाजिक न्याय है वो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के साथ समान व्यवहार करें। यानी हम किसी भी जाति, लिंग, धर्म पे हम कोई भी अंतर ना करें और सभी को समान दृष्टि से देखें। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक का मतलब है कि सभी के पास आय, संपत्ति या जो भी असमानता है उसे दूर किया जाए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सभी को अंबानी जैसा ही बना दिया जाएगा सरकार के द्वारा। हाँ, ये है कि हम सभी को इतना तो बना पाएँ ताकि जो अपना जो जीवन यापन है वो आसानी से कर पाएँ, और जो एक उच्च और एक जो निम्न के मध्य में जो खाई है उसे हम पाट पाएँ, और उसके मध्य में जो समानता है वो लेके आ पाएँ। तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो अच्छे से मतलब क्लियर ही हो, साथ ही साथ वो क्या हो, एक आम से आम व्यक्ति भी सरकार तक पहुंचने का एक क्या रख पाए, एक अधिकार रख पाए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि तुम उच्च वर्ग के हो तो तुम आ सकते हो, तुम निम्न वर्ग के हो तो नहीं। यानी कि कहने का मतलब है अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं भी आ सकती हैं, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी खड़ा हो सकता है, और कोई अगर ST SC कैंडिडेट, OBC, यानी सभी के सभी जो भी हैं उन्हें हम समान वर्ग में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये है न्याय की भूमिका। अब आती है बात स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता शब्द हम जैसे ही सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में एक बात क्लियर हो जाती है कि हमें हर चीज़ में स्वतंत्रता मिल जाना, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं। कहने का मतलब है भले ही स्वतंत्रता आपको मिल गई है संविधान के द्वारा, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करें। यानी कि अगर आपको गाना सुनने का मन कर रहा है तो आप बहुत ही लाउड स्पीकर में सॉन्ग चला लिए,
तो कोई अगर बगल में डिस्टर्ब हो रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा या फिर कोई नींद ले रहा है, तो उसके ना फ्रीडम मतलब उसके फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं तो हनन हो रहा है। तो क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता वहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हम उसका क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक लिमिटेड है जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हम हनन ना कर रहे हों। ठीक है, तो इसमें है विश्वास, धर्म, उपासना। आप जैसे भी पूजा अर्चना कर सकते हो, किसी के प्रति विश्वास कर सकते हो, धर्म अपना सकते हो, है ना, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हो। ये आप देखते हो मौलिक अधिकार में 19 से 22 तक, है ना, फंडामेंटल राइट में वर्णित भी है। तो ये आप देखते हो स्वतंत्रता में। अब बात आती है समता की। तो समता का मतलब क्या है? समता का अर्थ यही है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों में हमें समान अवसर मिले। सीधा सीधा अगर हमें सर्विसेज की बात की जाए, जो भी हमें नौकरी या जॉब जो भी हम लेते हैं, उसमें हम पे ये ना देखा जाए कि तुम महिला हो या फिर तुम इस वर्ग से आते हो तो तुम्हें हम नहीं रखेंगे, या तुम इस वर्ग से हो तो हम तुम्हें रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सरकार के द्वारा आरक्षण भी प्रोवाइड कराया जा रहा है कि ताकि हम सभी वर्गों को, एक समय ऐसा आए कि हम सभी वर्गों को एक साथ एक जैसे रख पाएँ। और हमारे यहाँ जो देश में जो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो एक सांचा बना दिया गया है, उसकी जो खाई है उसे हम पाट के उसे हम क्या कर पाएँ, संतुलित बना पाएँ। तो ये बात हो जाती है समता के अधिकार की, जो आप डिटेल में देखते हो आर्टिकल 14 to 18 तक, है ना। समता का अधिकार 14 से 18 तक आप मौलिक अधिकार अगर पार्ट 3 में देखोगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज बात कही गई है समता के लिए। अब बात आ जाती है बंधुत्व की। तो बंधुत्व का क्या अर्थ है? तो बंधुत्व का अर्थ यह है कि भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना का मतलब यह है कि जो हमारा देश है वो विविधताओं से भरा पड़ा है। आपने सुना भी होगा, आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ऐसा कुछ है कि कोस कोस में बदले पानी, 2 कोस में बाणी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं कि हमें सबको लेके चलना है। ठीक है, और सभी की जो कल्चर है या जो सभी की संस्कृतियां हैं, उन्हें हम कोई ठेस ना पहुंचाए, उन सभी की भावनाओं को हम ले कर के चलें। तो इसके लिए हमें बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है। और इसीलिए हम सभी के मन में जो भी धर्म है, जाति है, लिंग है, इन सभी से ऊपर उठ करके हमें सभी को साथ मिलाकर खड़ा होना है, ताकि हम अपने देश का क्या कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ। और यही हमारे देश की एक जो को दिखाता है अनेकता में एकता, इसको हम अच्छे से और भी बढ़ा के ला पाएँ। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। Okay, so thank you for watching this video.